अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लर्न करने के पहले हम आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन होता है क्या है हमारा। जैसे कि ऑलरेडी इससे पहले भी हम डिस्कस किए थे कि मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। मान लो कोई हमारा एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के नजदीक में यदि कोई हम आपको आयरन के मटेरियल को उसके नजदीक में रखें, यदि उस आयरन के मटेरियल में भी हमारा जो है मैग्नेट का गुण आ जाए, वो आयरन मटेरियल में भी हमारा क्या आ जाए, मैग्नेट का गुण आ जाए, तो आयरन के मटेरियल और मैग्नेट का गुण हमारा कैसे आएगा, तो ड्यू टू हमारा किसके चलते, मैग्नेटिक इंडक्शन के चलते हमारा, ठीक है। इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर। द फेनोमेनन बाय व्हिच ए मैग्नेटिक सब्सटेंस और मटेरियल बिकम्स ए मैग्नेट। कहने का मतलब, फेनोमेनन कहने का मतलब घटना, जिस घटना के चलते कोई भी हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस या जिस इवेंट के चलते कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल हमारा वो मैग्नेट बन जाए। कब, यदि इसके नजदीक में और यदि हमारा कोई एक मैग्नेट रखा हो, यदि उस मैग्नेट के चलते हमारा कोई भी हमारा सब्सटेंस या मटेरियल हमारा जो है वो भी मैग्नेट बन जाए, तो इसी फेनोमेनन को हम कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फेनोमेनन को क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। इस मैग्नेटिक इंडक्शन में हम दो लॉज पढ़ेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं फैराडेज जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कहने का मतलब कि फैराडेज ने दो लॉ दिया था हमारा, एक को हम लोग बोले फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरे को हम लोग बोले फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पर फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, यानी फैराडेज के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टेटमेंट क्या है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये आपका ये बताता है कि यदि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर के साथ या किसी के कॉइल के साथ या किसी सर्किट के साथ लिंक करेगा, और यदि वो फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिव नेचर का हो या आपका साइनसॉइडल नेचर का हो, जब वो फ्लक्स हमारा किसी कंडक्टर को कट करेगा या हमारा कोई भी मैग्नेटिक जो फ्लक्स उस कंडक्टर के साथ हमारा क्या होगा, लिंक करेगा, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज आपका इंड्यूस होगा। यानी फर्स्ट लॉ के अनुसार ये बताया गया, यदि कोई भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर या किसी कॉइल या किसी मैग्नेटिक सर्किट के साथ हमारा लिंक करे, और यदि वो फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिव नेचर का होगा, और यदि वो फ्लक्स हमारा कंडक्टर को कट करेगा, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज आपका इंड्यूस होगा। कंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, और वो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा, उस मैग्नीट्यूड को हम फाइंड करेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ से। तो फैराडेज सेकेंड लॉ के अनुसार ये इसका स्टेटमेंट ये है हमारा कि जब कोई भी कंडक्टर हमारा, ठीक है, किसी मैग्नेटिक जो फ्लक्स के साथ हमारा लिंक करेगा या हमारा मैग्नेटिक जो कॉइल के साथ हमारा लिंक करे, तो उस केस में जो वोल्टेज हमारा उस कॉइल के क्रॉस इंड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। यानी मैग्नीट्यूड का जो इंफॉर्मेशन दिया वो कौन दिए थे, आपका फैराडेज सेकेंड लॉ। तो इसके अनुसार इन्होंने ये बताया कि यदि हमारा मैग्नेटिक जो फ्लक्स किसी कॉइल के साथ या किसी कंडक्टर के साथ या किसी आपका सर्किट के साथ जब लिंक करेगा, और यदि वो फ्लक्स हमारा साइनसॉइडल मतलब अल्टरनेटिव नेचर का हो, हमारा फ्लक्स क्या हो, हमारा अल्टरनेटिव नेचर का हो, तो उस केस में हमारा उस कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो हम लोग फाइंड करेंगे वो आपका इस फॉर्मूला के हेल्प से E इक्वल टू कितना, n d phi अपॉन dt, ये इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। और ये जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा इस कॉइल के क्रॉस या इस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, वो अप्लाइड वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये आपका लेंज लॉ के अनुसार। तो लेंज लॉ के अनुसार ये जो वोल्टेज हमारा होगा वो क्या करेगा, अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगा, जिसके चलते हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक निगेटिव साइन हम लोग कंसीडर करते हैं। ये लेंज लॉ के अनुसार इसका हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो E का जो वैल्यू होगा वो माइनस n d phi अपॉन dt इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
तो ये आपका जो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के अनुसार क्या बताया गया, यदि कोई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ या किसी कंडक्टर के साथ या किसी सर्किट के साथ हमारा लिंक करेगा और यदि वो फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिव नेचर का होगा या हमारा क्या साइनसॉइडल नेचर का होगा हमारा, तो उस केस में यदि फ्लक्स उस कंडक्टर को कट करेगा या कंडक्टर उस फ्लक्स को कट करेगा, तो उस केस में कंडक्टर के क्रॉस हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा और वो जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए इंड्यूस जो वोल्टेज का वैल्यू हम लोग लिखते हैं -NdΦ/dt, और ये तब हम कंसीडर करेंगे जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में लिखें। यानी डायरेक्शन इसका जो डिसाइड करेंगे, इंड्यूस वोल्टेज का डायरेक्शन जो होगा वो हम लेंज लॉ से डिसाइड करेंगे। और लेंज लॉ आपका यही बताया गया कि जब भी कोई कंडक्टर हमारा किसी फ्लक्स को कट करेगा हमारा, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा वो इंड्यूस वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगा। तो अपोजिंग नेचर होने के चलते ही यहाँ पर हम लोग निगेटिव साइन कंसीडर किए हैं, यानी E = -NdΦ/dt। और ये माइनस हमारा साइन जो हुआ वो किसके चलते हमारा इसका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, किसके चलते हम लेंज लॉ के चलते। इसके बाद नेचर ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ये आपका दो टाइप का ईएमएफ होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो कब हम स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे और कब हम डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। आपको इतना पता चल गया होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, इस कॉइल में जो फ्लक्स हमारा जो होना चाहिए या तो अल्टरनेटिंग नेचर का होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, हमारा साइनसॉइडल नेचर का होना चाहिए। जब ये अल्टरनेटिंग नेचर का होगा तभी dΦ/dt का वैल्यू हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। यदि ये मान लो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट नेचर का हो जाए तो उस समय dΦ/dt का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस समय कोई भी हमारा वोल्टेज इस कॉइल के अक्रॉस अपियर्स नहीं होगा, मतलब इंड्यूस नहीं होगा। यानी वोल्टेज को इंड्यूस होने के लिए ये जो फ्लक्स हमारा जो होना चाहिए, ये फ्लक्स आपको जो कंडक्टर को कट करेगा या कंडक्टर हमारा फ्लक्स को कट करेगा, वो हमारा कैसा होना चाहिए, आइदर साइनसॉइडल नेचर का होना चाहिए, नहीं तो अल्टरनेटिव नेचर का होना चाहिए। ठीक है, जब ये फ्लक्स हमारा साइनसॉइडल या अल्टरनेटिव नेचर का होगा तभी इस कॉइल के अक्रॉस हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा, और वोल्टेज जब इंड्यूस होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये मैग्नीट्यूड के टर्म में है, ये किसके टर्म में है, हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के फॉर्म में। ये नेगेटिव साइन क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है, ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में यदि इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे तो उस केस में E = -NdΦ/dt हमारा। तो यहाँ पर दो लॉ हम लोग डिस्कस के लिए, एक को बोले फ्राइडे फर्स्ट लॉ, दूसरे को बोले फ्राइडे सेकेंड लॉ। तो स्टेटमेंट आप देख लेंगे। इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद ए कॉइल, कंडक्टर और सर्किट चेंजेज और अल्टरनेटली। कहा क्या रहा है कि जब कोई भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल या किसी कंडक्टर या किसी सर्किट के साथ लिंक करेगा और यदि ये फ्लक्स हमारा चेंजिंग नेचर का होगा या हमारा अल्टरनेटिव नेचर का होगा, और यदि फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा या कंडक्टर हमारा उस फ्लक्स को कट करेगा, तो हमारा इस कॉइल के अक्रॉस या इस कंडक्टर के अक्रॉस या इस सर्किट के अक्रॉस हमारा एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू फ्राइडे फर्स्ट लॉ से। और ये जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा इस कॉइल के अक्रॉस, उसकी मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे फ्राइडे सेकेंड लॉ से। तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा हमारा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। यदि मान लो कंसीडर कि एक कॉइल है जिसमें हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है, और इसमें हम करंट यदि फ्लो कराए I, तो जैसे ही करंट I फ्लो कराओगे इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते इस कॉइल में हमारा एक वोल्टेज हमारा ये कॉइल में एक फ्लक्स हमारा पास करेगा। ये देखो यहाँ पर ये फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाया है। मान लो कि सपोज कर लो इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते इस कॉइल में हमारा जो फ्लक्स हमारा वो पास कर रहा है वो फाई है हमारा। ठीक है, तो यदि एक कॉइल में यदि हमारा
एक कंडक्टर को यदि ये फ्लक्स कट करेगा तो उस समय E का जो वैल्यू होगा वो d∅/dt के बराबर होगा। यदि मान लो ऐसा ऐसा n नंबर ऑफ टर्न्स को यदि ये फ्लक्स हमारा कट करेगा तो उस समय इंड्यूस्ड वोल्टेज का वैल्यू मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो E का वैल्यू n d∅/dt, और यदि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में लिखें तो E का वैल्यू -n d∅/dt। निगेटिव साइन यही शो करता है हमारा कि ये जो इंड्यूस्ड जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द कॉइल वो आपको अप्लाइड वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा किसी कॉइल के क्रॉस में, ये दो टाइप का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहने का मतलब यदि हम कंडक्टर को स्टेशनरी रखें, कॉइल को हम क्या कर दें, स्टेशनरी रख दें, और फ्लक्स जो है हमारा उसमें हम चेंजिंग नेचर का डेवलप कर लें, फ्लक्स क्या कर लें, चेंजिंग नेचर का डेवलप करें, तो उसके चलते हमारा इस कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा तो ऐसे वोल्टेज को हम बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। ऐसे को क्या बोलेंगे, स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे हो, ये हमारा जो कॉइल है वो स्टेशनरी में है हमारा, और यहाँ पर करंट हम जो पास करा रहे हैं वो हमारा साइनसॉइडल नेचर का होगा। तो इस करंट के चलते इस कॉइल में जो फ्लक्स हमारा पास होगा वो भी हमारा क्या होगा, अल्टरनेटिव नेचर का होगा और साइनसॉइडल नेचर का होगा। और जिसके चलते हमारा क्या होगा, यदि ये फ्लक्स साइनसॉइडल नेचर का होगा तो d∅/dt का जो वैल्यू होगा वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। उस केस में इस कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा, ऐसे वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है। और यदि मान लो सपोज कर लो हम इस कॉइल में वोल्टेज जो इंड्यूस करें आइदर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या आइदर जो मूवमेंट ऑफ क्या, कंडक्टर, या तो कंडक्टर को मूव करा दो या हम क्या करें, मैग्नेटिक जो फील्ड को मूव करा दें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, मूव करें, यानी मैग्नेट को मूव करा दो या कंडक्टर को मूव करा दो। उस दोनों में से किसी एक को मूव कराने की पर यदि उस कॉइल में जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा तो ऐसे वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। यानी उस दोनों में से हम एक को क्या रखेंगे, आइदर जो है आपका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ कॉइल, या आइदर जो मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के मूव कराने से या कंडक्टर या कॉइल को मूव कराने से इस कॉइल के क्रॉस हमारा जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा, ऐसे वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो इसके बाद नेचर ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। तो ऑलरेडी इससे पहले भी हम आपको बताए हैं कि जब भी कोई हमारा मैग्नेटिक जो फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करेगा तो उस कंडक्टर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज जनरेट होगा। तो कंडीशन यही है कि हमारा यदि वो कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है तो वोल्टेज जनरेट होने के लिए हमारा जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, चेंजिंग नेचर का होना चाहिए। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स को चेंजिंग जो नेचर को हम दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब इस चेंजिंग फ्लक्स को चेंजिंग नेचर, फ्लक्स का चेंजिंग नेचर हम दो मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं। दो मेथड क्या है, आइदर आप क्या करो, कॉइल को मूव करा दो या आप मैग्नेट को मूव करा दो। वो दोनों में से किसी एक को यदि हम मूव करा दें तो हमारा वो जो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, हमारा चेंजिंग नेचर का होगा। ठीक है, यदि हमारा फ्लक्स चेंजिंग नेचर का होगा और यदि वो फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा तो उस कंडक्टर या कॉइल के क्रॉस हमारा क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। और वो जो वोल्टेज जनरेट होगा बोलो या जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा वो आपका आइदर मूवमेंट ऑफ कंडक्टर या मूवमेंट ऑफ मैग्नेट के चलते यदि जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा किसी कंडक्टर या किसी कॉइल के क्रॉस, ऐसे वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारा फ्लक्स को चेंजिंग बनाने के लिए हम क्या करें, आपको एक कंडक्टर हम ले लें और उस कंडक्टर को बोलो या कॉइल ले लें। इस कॉइल को यदि हम स्टेशनरी रखें, कॉइल को क्या करते हैं, स्टेशनरी रखे हुए हैं,
और उसमें हम यदि करंट एसी फ्लो करा दें, जैसे ही करंट एसी पास कराओगे और ये कॉइल होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी होगा, जिसके चलते वहां पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होगा, और उस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते हमारा क्या होगा, उस कॉइल में हमारा जो फ्लक्स आपका लिंक करेगा। जब ये फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा हमारा, तो वहां पर क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। यानी आप इंड्यूस जो वोल्टेज आपका जो हो दो तरह से हो सकता है। आइदर आप क्या करो, कंडक्टर को मूव करा दो, या तो कॉइल को मूव करा दो, नहीं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करा दो। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक मेथड से यदि हम वोल्टेज इंड्यूस करेंगे किसी कॉइल के क्रॉस या किसी कंडक्टर के क्रॉस, तो ऐसे वोल्टेज को हम बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। यदि हम कंडक्टर को स्टेशनरी रखें और फ्लक्स को चेंजिंग नेचर बना दे, कहने का मतलब फ्लक्स चेंजिंग कैसे होगा आपको, यदि हम कॉइल को स्टेशनरी रखें और उसमें हम एसी करंट फ्लो करा दे, तो इस एसी करंट फ्लो होने के चलते हमारा क्या होगा, आपका उस कॉइल में हमारा फ्लक्स लिंक करेगा, जो कि हमारा क्या होगा, साइनोसॉइडल नेचर का होगा। और ये साइनोसॉइडल जब फ्लक्स होने के चलते जब ये फ्लक्स हमारा कंडक्टर को कट करेगा, तो हमारा क्या होगा, उस कंडक्टर के ऊपर वोल्टेज इंड्यूस होगा, और उस वोल्टेज जो इंड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के लिए कंडीशन क्या है हमारा, हम कॉइल को स्टेशनरी रख रहे हैं, ठीक है, और इसमें करंट जो हमारा एसी फ्लो करा रहे हैं। जब करंट एसी फ्लो कराओगे, कॉइल हमारा स्टेशनरी है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते इस कॉइल में हमारा फ्लक्स हमारा सेटअप होगा, और जिसके चलते ये जो फ्लक्स होगा अब आपका वो हमारा चेंजिंग नेचर का होगा, और इस चेंजिंग के नेचर ऑफ फ्लक्स के चलते हमारा उस कॉइल में जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा, तो ऐसे वोल्टेज को हम बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहने का मतलब, या तो आप क्या करो, मैग्नेटिक जो फील्ड को रोटेट करा दो, या जो कॉइल को रोटेट करा दो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या कॉइल को रोटेट कराने से उस कॉइल या कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा, ऐसे वोल्टेज को हम बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो इसी चीज को हम यहाँ पर आपको पॉइंट में मेंशन करके रखे हुए हैं। पॉइंट क्या है हमारा, सुनते जाना। पहला है, इफ द फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल और कंडक्टर चेंजेस। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई फ्लक्स हमारा किसी कॉइल या कंडक्टर के चलते हमारा जो है लिंक करेगा, और यदि ये फ्लक्स हमारा चेंजेज हो किसके चलते, ड्यू टू मैग्नेट मूवमेंट और ड्यू टू कॉइल मूवमेंट। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि कोई हमारा जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स किसी कंडक्टर या कॉइल के साथ हमारा जो लिंक करेगा, और वो जो फ्लक्स हमारा लिंक कर रहा है वो हमारा चेंजेज हो जाए, और वो चेंजेस कैसे हो जाए, आइदर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैग्नेट या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कॉइल। ठीक है, तो उसके चलते हमारा क्या होगा, आपका जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा उस कंडक्टर के क्रॉस, वो दो टाइप का होगा। एक तो हम लोग आइदर कंडक्टर को मूव करा दिए, या कॉइल को मूव करा दो, या मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा दो, उससे जो वोल्टेज हमारा कंडक्टर के क्रॉस हमारा जो इंड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कंडक्टर को स्टेशनरी रखो, ठीक है, और करंट हम एसी फ्लो करा दें, तो उसके चलते हमारा उस कंडक्टर या उस कॉइल के क्रॉस जो फ्लक्स जो होगा हमारा वो चेंजिंग नेचर का होगा, और यदि वो फ्लक्स हमारा कंडक्टर या कॉइल को कट करेगा, तो उसके चलते जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसी को हम बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू हम निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, जिसका वैल्यू E इक्वल टू आएगा BLV sin थीटा। और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपका फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, E इक्वल टू N d∅dt इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन के टर्म में बात करेंगे, तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू जो होगा आपका E इक्वल टू -N d∅dt। इस फॉर्मूला के हेल्प से स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का कितना मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिफिनेशन पढ़ेंगे, और साथ में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा हमारा उसका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे।